नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है वर्ल्ड ऑफ फाइन लर्निंग के ऊपर। आज फाइनली हम जियोग्राफी रिवीजन क्लासेस को ख़त्म कर लेंगे और अपने अगले सब्जेक्ट के ऊपर मूव करेंगे। तो बिना देर किए चलिए टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला टॉपिक है पावर रिसोर्सेज इन इंडिया, यानी विद्युतीय शक्ति के लिए हम किन किन रिसोर्सेज किन किन संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, उसी के बारे में हम जानेंगे कि वो कौन से ऐसे संसाधन है जिसका प्रयोग हम एनर्जी पैदा करने के लिए, बिजली हो गया या आपका गाड़ी हो गया, इन सब चीज़ों को चलाने के लिए जिस तरह की हम एनर्जी, जिन शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, इसमें बेसिकली हम उन्हीं के बारे में जानेंगे। शुरुआत हम बिजली से करेंगे। तो बिजली पैदा करने के लिए भारत में बहुत से तरीक़ों का इस्तेमाल होता है, जैसे कि आपका वाटर बेस्ड सिस्टम हो गया, यानी कि जो पानी से जो डैम्स वगैरह बनते हैं, ये सब हो गए। और सौर ऊर्जा हो गया, आजकल हवा से भी बिजली पैदा करते हैं जिसे विंड एनर्जी कहते हैं। और बहुत सी जगहों पे कोयला जला के हो गया। कोयला वैसे सबसे बड़ा हिस्सा रखता है हमारे यहाँ बिजली आपूर्ति का, यानी हमारे घरों में और आपके घरों में जो अधिकांश बिजली आ रहा है उसकी जो रचना है, यानी उसको जो बनाया गया है, उसकी रचना में सबसे अधिक इस्तेमाल कोयले का किया गया। अभी भी कोयले का इस्तेमाल लगभग 60 से 70% बिजली पैदा करने में किया जाता है। पर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी ऐसे रिसोर्सेज जिनके लिए हम प्रकृति को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रहे, वो दोबारा बन सकते हैं, दोबारा वो अपना उत्सर्जन कर सकते हैं, यानी दैट इज़ वाई दे आर रिन्यूएबल। बार बार उनका इस्तेमाल संभव है। तो हम जिस रिन्यूएबल रिसोर्स के माध्यम से सबसे अधिक बिजली पैदा करते हैं वो है डैम। डैम्स के पीछे बहुत भारी मात्रा में पानी को रोका जाता है। फिर जब भी बिजली की आवश्यकता होती है या हमें जब भी बिजली पैदा करना होता है, तो पानी को एक खास रास्ते से छोड़ा जाता है जिसके बीच में बड़े बड़े टरबाइंस, यानी घूमने वाले चक्के जैसे समझ लो कि लगे होते हैं। ये पानी की जो तेज़ धारा है ये उसे घुमाती है, और उसी तेज़ धारा में जब वो चक्के घूमते हैं तो उससे बिजली उत्पन्न होती है। बड़े बड़े मैग्नेट्स, यानी कि चुंबक भी वहाँ लगे होते हैं। ये सब एक पूरा प्रोसेस है। ये तो साइंस का टॉपिक है, वो भी सीखेंगे। पर सीखने के लिए ज़रूरी है आप चैनल पे आते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो सब्सक्रिप्शन के बाद बगल में एक बेल का ऑप्शन आएगा उसको दबा लीजिए, ताकि जब भी कोई हमारा नया वीडियो आए तो सबसे पहले आपको पता हो और आप सीखने के लिए तैयार हो, और जल्दी जल्दी सीखें, क्योंकि भाई एग्ज़ाम्स तो निकालने हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट डैम्स जिनका अक्सर एग्ज़ाम्स में ज़िक्र होते रहता है उनके बारे में जान लेंगे। अदरवाइज़ आप एक काम भी कर सकते हैं कि गूगल पे इम्पॉर्टेंट डैम्स या ऑल द डैम्स ऑफ इंडिया करके एक बार सर्च करिए और एक बार उन पे अपनी आंखें घुमा लीजिए, ताकि जो थोड़ा बहुत दिमाग में रह सके वो रह जाए। वैसे मेजर डैम्स मैं आपको बता रहा हूँ, अक्सर इन पे क्वेश्चंस बनते रहते हैं। सबसे पहला है भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट। और ये जो भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट है, ये इरिगेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और सॉइल कंजर्वेशन, इसका एम तीनों था। तो कई बार एम पे अगर सवाल पूछ दे कि आखिर इस प्रोजेक्ट का एम क्या था, यानी इस प्रोजेक्ट का मकसद क्या था, तो मकसद था कि इस प्रोजेक्ट से इरिगेशन करना है, हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली पैदा करना है, और सॉइल कंजर्वेशन में भी, ताकि जो इरोजन हो रहा है उसको भी रोका जा सके। इस डैम की लंबाई लगभग 518 मीटर है और 226 मीटर इसकी, मतलब जो धरातल है उससे इसकी ऊंचाई है। और एशिया का हाईएस्ट डैम, हाईएस्ट यानी ऊंचाई होता है, तो एशिया का हाईएस्ट डैम होने का भी रिकॉर्ड इसी के पास है, भाखड़ा नंगल डैम के पास। ये इंडिया के हिमाचल प्रदेश में है। और जो रिवर है वो तो बताया ही था कि इट इज़ बिल्ट ओवर रिवर सतलज। हमारा अगला जो प्रोजेक्ट है वो है दामोदर वैली प्रोजेक्ट, और ये दामोदर रिवर के ऊपर बना है, और जो इसका एक्सपेंस है वो बंगाल और झारखंड में है, लोकेटेड इन बंगाल, वेस्ट बंगाल एंड झारखंड। हाँ, इसका जो यूज़ है वो भी आप जान लीजिए कि इसका भी एक पर्पज़ तो इरिगेशन होगा ही, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया में इरिगेशन एक बेहद इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कहीं भी डैम बिल्डिंग के ऊपर लेके। साउथ में बहुत से केसेस हैं रिवर्स के ऊपर कि भाई हम पानी उस स्टेट को नहीं देंगे, हम पानी उस स्टेट को नहीं देंगे, एंड इट्स मोस्टली रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। सो येस, एग्रीकल्चर इज़ अ बिग इशू इन इंडिया। और अभी भी जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो आप देख ही रहे हैं, जहाँ किसान इतने बड़े लेवल पे उतरे हैं और किसानों ने अपनी शक्ति दिखाई है कि भाई जब तक किसान दबा है, उठेगा तो फिर सबके लिए मुश्किल होगी। तो आइए आगे टॉपिक पे आते हैं। तो दामोदर वैली प्रोजेक्ट में एक तो उसका जो नीड है वो इरिगेशन का है,
यानी एक जो उसकी आवश्यकता है वो इरिगेशन है, दूसरा बिजली पैदा करना है। तो बिजली दो तरीके से ये पैदा करने में हेल्प करता है। एक तो जो टर्बाइन के थ्रू है वो तो ये पानी से करता ही है, दूसरा ये थर्मल पावर प्लांट्स को भी पानी मुहैया कराता है। थर्मल पावर प्लांट वो जगह होती है जहाँ पानी को भाप बनाया जाता है और फिर भाप की मदद से टर्बाइंस घुमाए जाते हैं। तो उसके लिए भी पानी चाहिए, बहुत पानी चाहिए, तो उसके लिए भी ये पानी उपलब्ध कराता है। दूसरा नेविगेशन में भी ये काम आता है। बंगाल का जो वाटरवे सिस्टम है उसमें भी दामोदर रिवर कुछ दूर तक नेविगेशन यानी वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के काम में इसका इस्तेमाल होता है। अगला है फ्लड कंट्रोल। जी हाँ, दामोदर वैली अपने एरियाज़ को फ्लड करने के लिए काफ़ी फेमस था। काफ़ी ज़्यादा दामोदर वैली के जो रीजन्स थे जहाँ से दामोदर वैली फ्लो करती थी वहाँ बाढ़ के लिए दामोदर वैली काफ़ी फेमस था, दामोदर रिवर काफ़ी फेमस था। तो डैम का कंस्ट्रक्शन इम्पॉर्टेंट हो जाता है फ्लड कंट्रोल के लिए भी। दामोदर वैली का जो रीजन था जहाँ पे दामोदर वैली फ्लो करती थी, उसको वैली ऑफ सौरो भी कहते थे, यानी ऐसी जगह, ऐसी घाटी जहाँ सिर्फ दुख व्याप्त है। काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आने के कारण लोगों के जीवन काफ़ी अस्त व्यस्त थे वहाँ पे। पर जब से दामोदर वैली प्रोजेक्ट वहाँ सक्सेस हुआ है, दामोदर वैली प्रोजेक्ट जब से बना है तब से इसको वैली ऑफ प्लेंटी भी कहा जाता है। यानी यहाँ खेती वेती काफ़ी बेहतर हो गई है, लोगों का जीवन बड़ बेहतर हुआ है, रोज़गार की जो स्थिति है वो सब बेहतर हुई है। पर ये एक सामने का चेहरा है, कभी भी कोई पीछे का चेहरा नहीं दिखाता कि आखिर इससे होने वाले नुकसान क्या हुए। बहुत ज़्यादा ट्राइबल्स को अपने घर बार छोड़ने पड़े, उनका जो लाइफस्टाइल था वो बदलना पड़ा, मतलब एक तरह से काफ़ी नुकसान हुआ। पर हाँ, डेवलपमेंट का हम ये जो कीमत देते हैं इसको हम गिनते नहीं हैं, हम बस गुडी गुडी देख लेते हैं कि भाई हमारे साथ अच्छा हो रहा है, बाकी तो बिजली घर में आनी चाहिए, बाकी से हमें क्या, वो तो सरकार को है। चलिए आगे के टॉपिक पे आते हैं। हमारा अगला टॉपिक है हीराकुड डैम, और ये बना है रिवर महानदी के ऊपर। इसकी कुल लंबाई 4800 मीटर है और ये हमारे उड़ीसा में है। जो इसका मेन पर्पस है, यानी जो इसका मुख्य काम है वो है इट इज़ यूज्ड फॉर इरिगेशन। खेती में इसका इस्तेमाल होगा, खेतों को पानी देने के लिए, बिजली पैदा करने के लिए, और नेविगेशन यानी कि जहाँ तक ये पानी भर के रखता है वहाँ के कुछ एरियाज़ में ट्रांसपोर्टेशन, लोग इसमें ट्रैवल करते हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटी यानी मज़े मस्ती, नाव वगैरह, इन सब चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल होता है। हमारा अगला जो प्रोजेक्ट है वो है तुंगभद्रा प्रोजेक्ट, और ये बना है रिवर तुंगभद्रा के ऊपर। तो इट्स नॉट वेरी इजी टू फॉरगेट, ठीक है, आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर इसके नाम पे रिवर बोल दे तो तुंगभद्रा है, तो तुंगभद्रा रिवर के ऊपर ही बना हुआ है, बस इतना इजी है। और ये मल्लपुरम में है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका इसके राइपेरियन स्टेट है, यानी इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली दोनों में ही आ जाता है इसका कंस्ट्रक्शन, जब आप पूछे तो इसका भी मुख्य इस्तेमाल इरिगेशन के लिए होता है और बिजली पैदा करने के लिए, ज़्यादा इसके ऊपर और कुछ है नहीं। एक और इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट जिस पे कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है वो है रिहंद प्रोजेक्ट, और ये रिवर रिहंद, इसको भी भूलना मुश्किल है, रिवर भूलना मुश्किल है यहाँ। तो रिहंद प्रोजेक्ट आए तो ये रिहंद रिवर के ऊपर ही बना है, और इसका इरिगेशन यहाँ नहीं है, यहाँ पे बस सिर्फ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है, और बाद में वाटर सप्लाई भी किया जाता है, यानी कि लोगों को जो पानी की आवश्यकता है जीवन में उसके लिए भी आगे इसका सप्लाई होता है। इसको गोविंद सागर पंत डैम भी कहते हैं, और वॉल्यूम यानी पानी होल्ड करने की क्षमता अगर इसके देखें तो उस हिसाब से ये सबसे बड़ा डैम है, और ये है आपके यूपी में, और ये उत्तर प्रदेश का एक जगह है पिपरी, ये वहाँ है। अब हम थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्टेशन के बारे में जान लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ी बहुत जानकारी नेशनल हाईवेज़ के बारे में होना बहुत ज़रूरी है। पहले तो ये जान लीजिए कि इसका रख रखाव और इसके ठीक ठिकाने का जिम्मेदारी किसके ऊपर होता है। तो नेशनल हाईवेज़ की जिम्मेदारी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होती है, और कुछ इम्पॉर्टेंट जो नेशनल हाईवेज़ हैं कंट्री के, जिन पे अक्सर क्वेश्चंस बनते रहते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। जैसे नेशनल हाईवे 1 है, ये दिल्ली, अंबाला और अमृतसर से होते हुए जाता है और इंडो पाकिस्तान बॉर्डर तक ये जाता है। उसके बाद नेशनल हाईवे 2 है, जो दिल्ली, आगरा, कानपुर, वाराणसी होते हुए कोलकाता तक जाता है, और ये लगभग 1490 किलोमीटर का हमारा हाईवे है। फिर तीसरा जो इम्पोर्टेंट कई बार पूछा गया है वो है NH3 यानी नेशनल हाईवे 3, और ये आगरा, ग्वालियर, इंदौर, नासिक और मुंबई होते हुए गुजरता है। और फिर चौथा भी, फोर्थ ही समझ लो,
कई बार इस पे क्वेश्चन आया है। तो जंक्शन विथ NH3 नियर थाने, ये NH3 के से मिल जाता है कहाँ पे, थाने के पास। और थाने बेलगांव बेंगलोर रानीपेट चेन्नई होते हुए इसका जो टोटल डिस्टेंस है वो 1235 किलोमीटर का हो सकता है। नंबर्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, 1235 ये सब बहुत रेयर आता है, इतना नंबर याद करोगे तो पागल हो जाओगे और कुछ कंप्लीट भी नहीं होगा। सो लेट दीज नंबर्स बी द नंबर्स ओनली, बस मैं बता दे रहा हूँ, सुन लो, इतना नंबर वगैरह रटने का ज़रूरत नहीं है। नेशनल हाईवे 7 भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बस ये जगहों के नाम थोड़े सुन लिया करो ध्यान से, कई बार आ जाता है सवाल। तो नेशनल हाईवे वाराणसी, जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलोर, मदुरई से कन्याकुमारी होते हुए गुजरता है और इसकी लंबाई 2369 किलोमीटर हो जाती है, 2369 किलोमीटर्स। और ये कंट्री का लार्जेस्ट हाईवे है, मतलब लॉन्गेस्ट हाईवे, सॉरी हाउ कुड इट बी लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट हाईवे है। अगला है NH8। NH8 दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, वडोदरा, मुंबई वाले रूट को फॉलो करता है। फिर एक और सवाल बन जाता है, कई बार NH9 पे पूछा गया है, पुणे, सोलापुर, हैदराबाद, विजयवाड़ा से ये गुजरता है। फिर NH15 पे सवाल आया है, पठानकोट, अमृतसर, भटिंडा, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, कांडला होते हुए ये अपने आप को ख़त्म करता है, कांडला या कांडला पोर्ट पे। फिर NH22 है जो कि अंबाला, कालका, शिमला, रामपुर, इंडो तिब्बत, चाइना बॉर्डर पे जाके ये ख़त्म हो जाता है शिपकिला के पास। NH24, अगर कई बार सवाल आएगा कि शिपकिला के पास कौन सा हाईवे जाता है तो उसमें NH22 आपका रहेगा। NH24 दिल्ली, बरेली, लखनऊ रूट पे ये ट्रैवल करता है, आई मीन गुजरता है। NH39 नुमालीगढ़, इम्फाल, पलेल, इंडो म्यांमार बॉर्डर पे जाके ये ख़त्म होता है। NH39 इंडो म्यांमार बॉर्डर तक ये जाता है। NH44 शिलोंग, पासी बदरपुर और अगरतला में जाके ये ख़त्म होगा। NH44 अभी भी बता दिया ना। NH47 पे चलते हैं, ये सलीम, कोयम्बतूर, तिरचूर, एर्नाकुलम जो कि तिरुवनंतपुरम में है और कन्याकुमारी पे जाके ख़त्म होता है ये। NH48 जो है वो बेंगलोर, हसन, मैंगलोर, इस तरह से ये भी अपने समाप्ति की ओर बढ़ता है। 49 जो है वो कोची, मदुरई, धनुषकोडी। 55 भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, सवाल बनता है इस पर, ये सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग रूट को ये करता है कवर। फिर NH102 ये छपरा मुजफ्फरपुर वाला जो रूट है वो आपका NH102 है। फिर NH205 ये अनंतपुर, चेन्नई रूट को कवर करता है। आगे कुछ हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं, यानी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में ही। तो महाराष्ट्र के पास मैक्सिमम लेंथ ऑफ रोड, यानी अगर रोड सड़कों की लंबाई देखें तो सबसे ज़्यादा लंबी सड़कें, मतलब टोटल लंबाई में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र के पास है। पर डेंसिटी की जब बात करें, यानी घनत्व, यानी पर स्क्वायर किलोमीटर सबसे ज़्यादा रोड किसके पास है, तो वो है बंगाल के पास। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1960। इसका मकसद था कि जो हमारे बॉर्डर क्षेत्र हैं वहाँ पे किसी तरह कनेक्टिविटी की जाए ताकि हम जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं वो भी मेनलैंड इंडिया से प्रॉपरली जुड़ सके। तो उसके लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1960 में, और तब से BRO बहुत काम कर रहा है। आजकल BRO का जो है वर्कलोड और बढ़ गया है और ज़्यादा इसको काम मिलने लगा है। तो BRO एयरफील्ड के लिए भी काम करता था, ब्रिजेस भी बनाता है, बिल्डिंग, हॉस्पिटल, मतलब बॉर्डर एरिया में बहुत से कंस्ट्रक्शंस BRO देखती है। ठीक है, BRO का एक प्रोजेक्ट है, हो सकता है सवाल आ जाए। प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट दंतक, DANTAK, और इसके तहत BRO जो है वो भूटान में सड़कें बनाती है और ये बेहद एक प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को दूसरे कंट्री में रोड बनाने का मिलना अपने आप में एक उसकी क्वालिटी को बताता है। अब हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और वो है रेलवेज, भारतीय रेलवे क्षेत्र। 160 सालों से भी ज़्यादा से भारतीय रेलवे हमारे साथ है और जाहिर सी बात है 160 साल की बात कर रहे हैं तो इसका इंट्रोडक्शन अंग्रेज़ों ने भारत में किया था। बड़े ही साधारण और सिंपल तरीके से भारत में इसकी शुरुआत हुई थी 1853 में, 1853 में, और तब से हमारा रेलवे काफ़ी बढ़ चुका है, काफ़ी ग्रो कर चुका है। तो रेलवे में कितने वैगन्स हैं, कितने किलोमीटर रेलवे लाइन है, इस पे सवाल नहीं ही आता है क्योंकि ये नंबर जो है ये एवरी टाइम चेंजेबल है, एवरी डे बदल सकता है। आज सरकार ने कुछ कर दिया, कल
अब उनकी जिद ही होगी, पागलपन ही होगा तो शायद ऐसा सवाल आए, अदरवाइज दीज क्वेश्चंस नेवर कम इन एग्जाम्स। भारतीय रेलवे दूसरी सबसे बड़ी रेलवे है दुनिया भर में, और एशिया में तो सबसे बड़ी हो जाएगी। पहला जो रेलवे लाइन भारत में बिछा था वो था 1853 में मुंबई से थाने के बीच, और ये दूरी लगभग 34 किलोमीटर की पड़ती है। इंडियन रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी 1905 में, और जो हमारा इंडियन रेलवे नेशनलाइज जो हुआ वो था 1950 में। ये क्वेश्चंस जो रेलवे के एग्जाम्स हैं उसमें भी हेल्प करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वैसे भी वहाँ भी मैं बताऊँगा ही, वहाँ भी पढ़ाऊँगा ही, पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बहुत ही ज़रूरी है भाई साहब। कर लो सब्सक्राइब, और बेल वाला भी दबा के रखो। हमारी जो भारतीय रेल है ये 3 तरह की पटरियों पे चलती है, यानी इसके जो रास्ते हैं ये अलग अलग समय में अलग अलग तरीके के फॉलो किए गए थे। इसी कारण जो इंडियन रेलवे है ये 3 डिफरेंट टाइप ऑफ रूट्स फॉलो कर रही थी। अभी कोशिश की जा रही है कि पूरे देश से ये जो नैरो गेज है इसको हटाया जाए और मोस्टली एक तरह के रेलवे रूट को इस्टेब्लिश किया जाए, ताकि यहाँ के लिए कुछ कहीं के लिए कुछ हम कंस्ट्रक्शन ना करते रहे। ऑब्वियसली एक बेवकूफ़ी है अभी के हिसाब से, अभी करंट सिनेरियो के हिसाब से। तो जो 3 लाइंस इंडिया में काम करती हैं वो है ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। ब्रॉड गेज की जो चौड़ाई होती है 2 पटरियों के बीच वो होता है लगभग 1.676 मीटर, और ब्रॉड गेज ही हमारे देश में सबसे अधिक है मात्रा में है, जाहिर सी बात है, बाकी तो थोड़े पहले के थे। तो ब्रॉड गेज जो है वो 54,000 किलोमीटर से अधिक है, ठीक है, 54,257 ये जो अभी का डेटा है, ये जो पुराना हो चुका होगा ऑब्वियसली, और पटरियाँ बिछी होंगी तो 54,000 किलोमीटर से ज़्यादा का ही डेटा है। और इसका जो टोटल कंट्रीब्यूशन है वो 85% के आसपास है, टोटल रेलवे जो रूट्स हैं उसमें। फिर आता है बारी मीटर गेज की, और इसमें जो 2 पटरियों के बीच जो दूरी होती है वो 1 मीटर की होती है, और इसमें तुम एक चीज़ में स्पेसिफिक हो सकते हो, यानी इसका जो रूट है वो कितने किलोमीटर है, तो वो है 7,180 किलोमीटर। क्योंकि आगे अब इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन होगा नहीं, हो नहीं रहा है, तो यहाँ आप स्पेसिफिक हो सकते हैं और इसके ऊपर सवाल भी बन सकता है। और ये लगभग 11% मतलब ऑल द रेलवे लाइंस में इसका कंट्रीब्यूशन होता है। ये जो नंबर है इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली जब ब्रॉड गेज बढ़ रहा है तो इसका परसेंटेज फ्लक्चुएट कर सकता है, बट यहाँ जो इसका रूट इन किलोमीटर है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और वो है 7,180 किलोमीटर्स। उसके बाद एक और जो है वो है नैरो गेज, और इसके 2 पटरियों के बीच दूरी 0.762 मीटर से लेकर 0.610 मीटर तक हो सकती है। यानी यहाँ भी एक फिक्स नंबर नहीं है, 2 नंबर्स होते हैं, 0.762 एंड 0.610, यानी इसमें भी अलग अलग जगहों पे शायद 2 अलग अलग दूरियाँ आपको मिले। और इसकी भी जो रूट है वो है अराउंड 2,537 किलोमीटर, और लगभग 4% के आसपास इसका कंट्रीब्यूशन था। अब इस इंडियन रेलवे को मैनेज कौन करता है, तो इसको मैनेज करती है रेलवे बोर्ड, और इसको 17 जोन्स में बांट रखा है, ठीक है। 2010 में एक और जोन की स्थापना हुई थी, और वो थी कोलकाता मेट्रो जोन। अभी हम हर जोन के बारे में स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं जानेंगे, एक मैं पूरा रेलवे के ऊपर वीडियो लेकर आऊँगा, देन उसमें हम आपको बाकी भी और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो आपको बताई जाएंगी। नाउ वी विल रीड अबाउट द एयर ट्रांसपोर्ट। भारत में एयर ट्रांसपोर्ट की क्या स्थिति है, स्थिति एज इन कि हम जो एयर ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैं उनके बारे में बिल्कुल नहीं जानेंगे, बट किस तरह से एयर ट्रांसपोर्ट भारत में शुरू हुई। भारत में इसकी शुरुआत 1911 में हुई। भारत की जो अपनी एयरलाइन कंपनी है उसकी शुरुआत 1933 में हुई थी। उस वक्त नाम था इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी, और ये स्टार्ट जैसा कि मैंने पहले बताया 1933 में हुई। इस इंडियन नेशनल एयरवेज का जो नेशनलाइजेशन हुआ वो 1953 में हुआ, और 2 नामों के तहत हुआ, एक इंडियन एयरलाइंस था और एक एयर इंडिया था। तो इस राष्ट्रीयकरण में 1953 में जो हुआ, इसमें 2 कंपनीज, एक ही कंपनी को 2 नामों से किया गया। एक का काम था घरेलू उड़ान भरना और दूसरे का काम था विदेशों में उड़ान भरना, जिसे अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी कहते हैं।
इंडियन एयरलाइंस जो था उसका काम था इंटरनल सर्विस यानी देश के अंदर उड़ान की सेवा देना, और अगल बगल के कुछ देश जैसे नेपाल हो गया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार और मालदीव्स में ये इंडियन एयरलाइंस अपनी सेवाएं देती थी। वहीं बात रह गई एयर इंडिया की, तो ये बाकी के जो फॉरेन लोकेशंस जहां भी एयर इंडिया की फ्लाइट कनेक्टिविटी थी वहां के लिए एयर इंडिया उस समय उड़ती थी। इंडियन एयर सर्विसेज के लिए यानी भारतीय लोगों के लिए एक और सेवा का शुरुआत हुआ था वायुदूत के नाम से 1981 में, कि छोटे जो डोमेस्टिक रूट्स हैं यानी छोटे जो रास्ते हैं उसको वायुदूत स्टार्ट करेगा, पर बाद में ये इंडियन एयरलाइंस के साथ इसको मर्ज कर दिया जाता है। उसके बाद 30 मार्च 2007 का दिन आता है जब एक यूनियन कैबिनेट अप्रूवल के अंतर्गत इन दोनों कंपनीज को भी मर्ज कर दिया जाता है, यानी इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया को भी एक दूसरे में मर्ज कर दिया जाता है और एक नई कंपनी बनती है जिसका नाम है नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, NACL। और जो नया नाम दिया जाता है वो है एयर इंडिया, यानी पहले वाला जो एयर इंडिया है उसको रहने दिया जाता है, और जो इसका लोगो है वो महाराजा लोगो, सबको आपको देखा ही होगा वो महाराजा लोगो। और अब नई बात चल रही है इस एयर इंडिया को भी बेचने की, कोई खरीदार नहीं मिल रहा है, नहीं तो सरकार कब का बेच दे। अभी एक पॉसिबल बायर है टाटा के ग्रुप, टाटा के तौर पे, देखिए टाटा आगे क्या होता है, लगता तो है कि टाटा ही एयर इंडिया को लेने वाली है। चलिए अब हम कुछ मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के बारे में जान लेते हैं। बस मैं फटाफट उनके नाम और उनके जो सिटी हैं वो आपको बता दूंगा, और बस आप इसको 2-3 बार सुन लेना, ध्यान में आ जाएगा। जैसे छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, तो ये सेंटा क्रूज एयरपोर्ट भी इसको एक और नाम जानते हैं, अंग्रेजों वाला नाम है, और ये मुंबई में है। हाँ ध्यान रखना, कई बार ये पूछ सकता है कि सेंटा क्रूज एयरपोर्ट का एक और नाम क्या है, तो वो छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दूसरा है सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, और इसका एक और नाम है दमदम एयरपोर्ट, और ये कलकत्ता में है। पहले वाला जाहिर सी बात है मुंबई में था। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, दिल्ली में है। उसके बाद अन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट चेन्नई में है, इसको मीनम्बकम भी कहते हैं, मीनम्बकम एयरपोर्ट चेन्नई। त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट त्रिवेंद्रम, एंड इट इज़ इन केरला। फिर गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर में है, इसको राजा सांसी एयरपोर्ट भी कहते हैं। फिर अगला है BR अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये नागपुर महाराष्ट्र। द नेक्स्ट इज केम्पागोडा एंड इट्स एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ बेंगलुरु। देयर आफ्टर देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ये इंदौर में है, मध्य प्रदेश, आप जानते ही हैं। फिर आ जाता है कैलिकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ये कोझिकोडे केरला, कोझिकोडे भी बोलते हैं, कोझिकोडे भी, जो बोल लो। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पोर्ट ब्लेयर। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद। लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुवाहाटी असम, ध्यान रखना ये सब भाई घुमा फिरा के सवाल आ सकता है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पटना बिहार। गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये तो सबको पता होगा, चलो इसका स्टेट ढूंढ के रखना। सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद। मैंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट मैंगलोर। राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट भोपाल में है। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी में है। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ में है। ये आपके पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पे है, जो 1 साल के लिए प्रधानमंत्री रहे थे। अब हम थोड़े बहुत पोर्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इंडिया में 13 मेजर पोर्ट्स हैं। आपका होमवर्क है कि आपको ये 13 मेजर पोर्ट्स ढूंढने हैं, मैप पे लोकेट करो, इससे एक बार में याद होगा, और हो सकता है मैप बेस्ड क्वेश्चन हो तो तुम्हारे दिमाग में भी वो जगह पहले से रहेगी कि अराउंड किस एरिया वो लोकेशन हो सकता है। तो प्लीज़ देयर आर 13 मेजर पोर्ट्स, थोड़ी मेहनत करिए, इसको एक बार ढूंढिए जाके। इंडिया का जो लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है, एक बार फिर से सुन लो, मैंने वर्ड यूज़ किया है नेचुरल, यानी कुदरती तौर पे जो सबसे बड़ा पोर्ट इंडिया के पास है वो है विशाखापत्तनम पोर्ट। और जो गुजरात का कांडला पोर्ट है वो एक टाइडल पोर्ट है। अब टाइडल पोर्ट क्या है ये तो भाई डिस्क्रिप्शन में बताना पड़ेगा, बट समझ लो वो जो समुद्र का तूफान आता है उसके वजह से पोर्ट का जब पानी बढ़ता है तभी शिप पोर्ट में जा सकती है और निकल सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही बता सकता हूँ, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब इंडिया के बारे में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हम जानेंगे, पर उससे पहले जैसे स्टेट्स होते हैं उनके कैपिटल होते हैं, उसमें कुछ इस बार इंटरेस्टिंग हुआ है। जैसे कि आंध्र प्रदेश ने पहली बार इंडिया में एक स्टेट में 3-3 कैपिटल बना दिया, तो ये आंध्र प्रदेश ने किया, और इकलौता ऐसा स्टेट है जिसके 3-3 कैपिटल हैं। 2 स्टेट्स हमारे पास ऐसे थे जिसके समर कैपिटल और विंटर कैपिटल हुआ करते थे। फाइंड आउट करिएगा कि ऐसे कौन से 2 स्टेट हैं। थे एक्चुअली, एक स्टेट तो थे हो गया है, पर एक स्टेट अभी भी है। थोड़ा ढूंढिए, देखिए आपको मज़ा आएगा, और नहीं मिलता है तो फिर मेरे को कमेंट करिएगा, मैं आंसर फिर बताता हूँ। तो एक तो ये मज़ेदार है, और एक जो है कि आप ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि जो आंध्र प्रदेश के 3-3 कैपिटल हैं वो कौन कौन से हैं। और द ओनली स्टेट इन इंडिया विच हैज़ 3 कैपिटल्स, द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच हैज़ 3 कैपिटल। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो सकता है इस पे क्वेश्चन बने, क्योंकि बिल्कुल एक नया मैटर है, या हो सकता है नहीं भी बने कि ये उम्मीद में हो कि अरे इस बार तो सब पढ़ के आया होगा। या फिर एक घुमा के जो सवाल दे सकता है कि 3-3 कैपिटल तो हैं, पर कौन सा कैपिटल जुडिशियल कैपिटल है, कौन सा कैपिटल उसका लेजिस्लेटिव कैपिटल है, और कौन सा कैपिटल उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। एक्चुअली आप जानते हैं कि किसी भी राज्य का जो कैपिटल है वहीं से ज़्यादातर उसका एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल काम तीनों होता है, पर आंध्र प्रदेश में ये तीनों राज्यों में बांट दिया गया है। तो थोड़ा रिसर्च करो, काफ़ी कमाल की घटनाएं घट रही हैं, कोरोना के अलावा भी घटनाएं घट रही हैं। कोरोना पे एक लेक्चर हम लोग लाएंगे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भाई साहब बहुत ही ज़रूरी है, तो कर लीजिए। ठीक है, इंडिया के बारे में जानते हुए जहाँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कई बार पॉसिबल हो जाता है वो हो जाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क से। ऑलमोस्ट एक आध क्वेश्चन तो आ ही जाता है, तो चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। हम नेशनल पार्क्स के और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के नाम जानेंगे, और वो किस स्टेट में है, बस इतना जानेंगे। ठीक है, और चलो थोड़ी बहुत वहाँ की इम्पॉर्टेंट एनिमल जो स्पीशीज़ है उसका भी नाम ले लेंगे। तो आपको बस सुनते जाना है और ध्यान दे के सुनना है। बहुत हुआ तो एक पेन पेपर ले लो, उसको लिखते भी जाओ, प्रैक्टिस होता जाएगा। तो पहला है बांदीपुर नेशनल पार्क, और ये मैसूर कर्नाटका में है। यहाँ के इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं एलिफेंट, टाइगर, बियर, सांबर, पैंथर। दूसरा है बालपक्रम सेंचुरी, ये गारो हिल्स मेघालय में है, और यहाँ के इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं टाइगर, एलिफेंट और बाइसन। ये कुछ अलग वाला याद रखना कि बाइसन कहाँ मिलता है। फिर है चंद्रप्रभा सेंचुरी, और ये है वाराणसी यूपी में, और यहाँ मिलता है एशियाटिक लायन, टाइगर, पैंथर, इंडियन गजेल और स्लॉथ बियर, भालू जिसे कहते हैं, भारतीय भालू। फिर हम चौथे पे आते हैं, और ये है अबाउट कॉर्बेट नेशनल पार्क, और ये है आपका नैनीताल उत्तराखंड में, और यहाँ हाथी, शेर, स्लॉथ बियर, नीलगाय, पैंथर और सांबर भी पाए जाते हैं। और जिम कॉर्बेट आपका सबसे पुराना नेशनल पार्क है, मे भी एक पॉइंट के तौर पे सवाल में आ जाए। अगला हमारा पॉइंट है, यानी 5वां हमारा नेशनल पार्क है डैचिंगम सेंचुरी, और ये जम्मू कश्मीर में है। हाँ, अभी भी जम्मू कश्मीर में ही है, और ये बेहद फेमस है कश्मीर स्टैग के लिए। ये स्टेट नहीं है जम्मू कश्मीर में, फिलहाल तो आपका ये यूटी हो गया, और क्योंकि यहाँ बदलाव हुए हैं तो यहाँ और सवाल आने के चांसेस बन जाते हैं। तो कश्मीरी स्टैग सिर्फ एक ही जगह पाई जाती है, और वो है डैचिंगम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये सवाल ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है ये वाला। फिर आता है दुधवा नेशनल पार्क, और ये लखीमपुर यूपी में है, और यहाँ टाइगर, पैंथर, सांबर हो गया, सांभर नॉट सांबर, खाने की मत सोचना, नीलगाय, इस तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। अगला है घना बर्ड सेंचुरी। घना बर्ड सेंचुरी भरतपुर राजस्थान में है। साइबेरियन क्रेन, स्पूनबिल, हेरॉन और स्टॉक, ये कुछ पंछी हैं, इनके लिए बेहद फेमस है, एज की ये बर्ड सेंचुरी है। फिर है 8वें नंबर पे हम जानेंगे अबाउट गिर नेशनल पार्क के बारे में। ये जूनागढ़ है उसका, गुजरात का डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पाया जाता है, वहाँ उस क्षेत्र में फैला हुआ है। ये मोस्ट फेमस है एशियाटिक लायन के लिए, और पूरे देश में एशियाटिक लायन अगर तुम्हें कहीं देखना है तो वो बस इसी जगह मिलेगा। अभी तक पता नहीं क्यों वहाँ उस जंगल से निकाल के उसके पॉपुलेशन को बाहर के किसी और जगह अडेप्ट नहीं कराया गया है, क्योंकि अगर कल को कोई बीमारी फैलती है तो ये बेहद खतरनाक हो जाता है। जब कोई स्पीशीज़ एक ही जगह पे बसा हुआ हो तो ये बेहद खतरनाक रहता है उस स्पीशीज़ के लिए, अगर उसका बसाहट सिर्फ एक ही हो।
कोई भी बीमारी उसके पूरे आबादी को ख़त्म कर सकता है। चलिए अगला हम जानते हैं 9वां, हज़ारीबाग नेशनल पार्क, और ये झारखंड में है। और यहाँ है टाइगर, लियोपार्ड, सांबर, चीतल, ये कुछ इसके प्राइम एनिमल हैं। फिर हम अगले पे जाते हैं, जल्दपारा सेंचुरी, और ये तुम्हारा वेस्ट बंगाल में है। और इसके भी जो मेन एनिमल्स जो हैं जिसके लिए मेनली फेमस है वो है टाइगर, लियोपार्ड, सांबर, चीतल। तो हज़ारीबाग और जल्दपारा सेंचुरी जो है ये ऑलमोस्ट सेम तरह के जानवरों के लिए फेमस है, और इनके बीच कनेक्टिविटी भी है एक्चुअली। बोथ उधर बंगाल के नीचे पड़ता है और इधर झारखंड के बंगाल वाले साइड में पड़ता है। आगे आते हैं कान्हा नेशनल पार्क पे, और ये है मध्य प्रदेश में, और ये भी फेमस है। टाइगर, पैंथर, एंटीलोप्स हो गए, बार्किंग डियर की। वैसे बार्किंग डियर मेनली कहाँ के लिए फेमस है ये ज़रा देखिएगा, मैं बताऊंगा, पर यहाँ भी बार्किंग डियर पाया जाता है। और एक है नीलगाय। फिर अगला है काजीरंगा नेशनल पार्क, और ये असम में है। यहाँ ग्रेट इंडियन वन हॉर्न राइनो, वाइल्ड बफेलो, सांबर, टाइगर, इसके लिए ये जगह बेहद फेमस है। अगला है मानस, और ये भी असम में है। टाइगर हो गया, एलिफेंट हो गया, पैंथर, वाइल्ड बफेलो, राइनो, वन हॉर्न राइनो, इसके लिए ये भी जगह फेमस है। फिर द नेक्स्ट इज मुदुमलाई सेंचुरी, और ये नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु में है। एलिफेंट, डियर, पिग्स, इनके लिए ये फेमस है। फिर है नामदफा नेशनल पार्क, और ये अरुणाचल प्रदेश में है, और ये अपने टाइगर और एलिफेंट्स के लिए फेमस है। पलामू नेशनल पार्क, ये झारखंड में है। ये टाइगर, एलिफेंट, पैंथर, लियोपार्ड, इन सब के लिए फेमस है। फिर अगला पार्कल पे आ जाते हैं, ये वारंगल आंध्र प्रदेश में है। पार्कल, PARKL, और ये टाइगर, पैंथर, चीतल, नीलगाय, इनके लिए फेमस है। फिर आ जाते हैं पेरियार नेशनल पार्क, इट्स इन केरला। एलिफेंट, टाइगर, पैंथर, वाइल्ड बोर, गौर भी यहाँ पाई जाती है, ध्यान रखना, और सांबर इसके लिए है। फिर है रंगाथिट्टू बर्ड सेंचुरी, ये कर्नाटका में है, और ये यहाँ बहुत तरह की बर्ड्स है, कोई स्पेसिफिक नहीं, वेरियस काइंड ऑफ बर्ड्स इज होस्टेड बाय दिस सेंचुरी। फिर है शिवपुरी नेशनल पार्क, और ये मध्य प्रदेश में है, और ये टाइगर और बर्ड्स दोनों के लिए है। सुंदरबन हर कोई जानते हैं, वेस्ट बंगाल, टाइगर जो कि बंगाल टाइगर फेमस, वाइल्ड बोर, जंगली सुअर, क्रोकोडाइल, डियर, इन सब चीज़ों के लिए फेमस है। फिर आते हैं हम वेदांथंगल बर्ड सेंचुरी, और ये तमिलनाडु में है, अगेन बर्ड्स के लिए। फिर वाइल्ड एस सेंचुरी, सबको पता है, ये कच्छ गुजरात में है। वाइल्ड एस, वुल्फ भी यहाँ पाए जाते हैं। नीलगाय और चिंकारा की भी आबादी यहाँ पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज से आगे। हम जानेंगे अबाउट कुछ इंपॉर्टेंट इरिगेशन एंड पावर प्रोजेक्ट्स। मैंने पावर प्रोजेक्ट्स के बारे में पीछे भी थोड़ा बहुत बताया है, बट कुछ नाम और जान लो, और बस वो किस रिवर पे और किस स्टेट में है बस ये जान लो। ये पावर प्रोजेक्ट्स और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स दोनों एक साथ के तौर पे। पहला है नागार्जुन सागर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, ये रिवर कृष्णा पे है। नागार्जुन सागर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, रिवर कृष्णा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। फिर है पोचमपद प्रोजेक्ट, और ये रिवर गोदावरी पे है, एंड इट इज़ इन अगेन आंध्र प्रदेश। फिर है काकरापारा प्रोजेक्ट, और ये रिवर तापी पे है जो कि गुजरात में है। हमारा अगला है गंडक प्रोजेक्ट, रिवर गंडक, उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों में ये प्रोजेक्ट लागू होता है। कोसी प्रोजेक्ट, रिवर कोसी, बिहार, इसका मेन काम फ्लड कंट्रोल और इरिगेशन है। रिवर्स इनका बिजली बनाने से कोई मतलब नहीं है। फिर गंडक प्रोजेक्ट जो था जिसमें उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों आ जाता है, उसमें बिजली भी पैदा करते हैं और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी बनाते हैं। अगला है चंबल प्रोजेक्ट जो कि चंबल रिवर पे है, और वो राजस्थान में है और मध्य प्रदेश दोनों एक साथ हैं, और ये इरिगेशन और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। इदुक्की प्रोजेक्ट, सबने आपने नाम सुना होगा, पेरियार रिवर के ऊपर, और चेरुथेन्नी इदुक्की भी नाम की एक रिवर है। दे आर वेरी क्लोज, एंड द इदुक्की रिवर इज ऑल्सो द ट्रिब्यूटरी ऑफ पेरियार रिवर। सो इसके ऊपर जो बना है वो इदुक्की प्रोजेक्ट है, और ये केरला में है, और ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है। अभी इस इरिगेशन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इसका नहीं किया जा रहा है। फिर हम आते हैं तावा प्रोजेक्ट या
तवा प्रोजेक्ट भी कहते हैं। ये तवा रिवर के ऊपर है, यानी तवा नर्मदा रिवर को भी कहते हैं, और ये मध्य प्रदेश में है, और ये इरिगेशन के लिए अब इस्तेमाल होता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट फिलहाल नहीं की जा रही है। इसी तरह से बहुत से इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स है, थोड़ा बहुत खुद से भी देखना, ठीक है, खुद से रिवाइज करो, कुछ प्रोजेक्ट्स ढूंढो इस साल क्या क्या इंपॉर्टेंट रहे, उसके ऊपर एक बार सर्च करिए, और जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है उसको एक बार ज़रूर देख के जाइएगा। क्वेश्चन आए ना आए, आपको एक बार देख के ज़रूर जाना चाहिए। फिर जब हम करंट अफेयर्स पे आएंगे तो इस साल अगर कोई इंपॉर्टेंट होगा तो ज़रूर आपको बताया जाएगा, और बाकी जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको यहाँ बता रखा है। चलिए अब हमारा कंट्री जिस कॉन्टिनेंट में है उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, थोड़ी सी जानकारी वो भी होनी ज़रूरी है। हम जिस कॉन्टिनेंट में है उसका नाम है एशिया, ये तो सबको पता होगा, पर ये शब्द आया कहाँ से है? एशिया एक हिब्रू भाषा का शब्द है, और ये आंसू से आया है, जिसका मतलब होता है द राइजिंग सन, यानी उगता हुआ सूरज। सभी कॉन्टिनेंट्स में एशिया सबसे बड़ा है, ये भी शायद सब जानते होंगे, यानी सभी जो भी महाद्वीप हैं उनमें एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे ऊंचा माउंटेन पीक भी इसी कॉन्टिनेंट पे है, इसी महाद्वीप पे है, और उसका नाम माउंट एवरेस्ट है। द लोएस्ट पॉइंट इज डेड सी, वो भी इसी पे है, इसी कॉन्टिनेंट में है, यानी समुद्र जमीन पे समुद्र से सबसे नीचे वाला हिस्सा कहीं है तो वो भी एशिया में है, जिसका कि नाम डेड सी है। डेड सी वाला जो इलाका है वहाँ पे दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश भी इसी जगह होती है, यानी इसी कॉन्टिनेंट में होती है, और वो जगह है मौसिनरम, और वो जगह है भारत में। से बड़ा जो रिवर डेल्टा है जो कि सुंदरबंस में बनता है वो भी इंडिया में ही है, और इंडिया कहाँ है? तो एशिया में है। एशिया को क्रेडल ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन भी कहते हैं, चाहे मेसोपोटामिया हो गया, चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, चाहे चाइनीज सिविलाइजेशन हुआ, सबों का जन्म इसी स्थान पे हुआ, तो इसीलिए इसको क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन भी कहते हैं। क्रेडल का मतलब होता है पालना, जिसमें बच्चों को झूला झुलाते हैं, तुम लोग भी झूला ही होगा। यहाँ बहुत सी धर्मों का जन्म हुआ, जुदाइज्म, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ताओइज्म, शिंटोइज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जोरास्ट्रियनिज्म, जो भी दुनिया का मेजर रिलीजन है यानी धर्म है, लगभग वो एशिया में ही उत्पन्न हुआ है। अभी के जो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, यानी दुनिया के जो 7 अजूबे हैं, उनके नाम भी जान लीजिए। नंबर 1 पे है ताजमहल, आगरा, इंडिया में पड़ता है। दूसरे नंबर पे है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जो कि ऑब्वियसली चाइना में पड़ता है। फिर है तीसरे पे पिंक रुइंस ऑफ पेत्रा, और ये जॉर्डन में है। फिर चौथे पे है स्टैच्यू ऑफ क्राइस्ट द रीडीमर, और ये है रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में। फिर फिफ्थ पे है इनकान रुइंस ऑफ माचू पिचू, और ये पेरू में है। और सिक्स्थ पे है एंशियंट मायन सिटी ऑफ चिचेन इत्जा, मैक्सिको में ये पड़ता है। और 7वें पे है द कोलोसियम ऑफ रोम, और ये इटली में है। अब एंड में जाते जाते हम कुछ इंपॉर्टेंट बाउंड्री लाइंस के बारे में जान लेंगे, कई बार इस पर सवाल बनता है, तो कुछ इंपॉर्टेंट वाले हैं वो आप जान लीजिए। एक है दुरंद लाइन, और ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच है। फिर है हिंडनबर्ग लाइन, ये जर्मनी और पोलैंड के बीच है। उसके बाद 49th पैरेलल, ये यूएसए और कनाडा के बीच है। मैकमोहन इंडिया और तिब्बत के बीच है, ध्यान रहे ये इंडिया और तिब्बत के बीच है, चाइना उस वक्त वजूद में नहीं था। मैगिनॉट लाइन, ये फ्रांस एंड जर्मनी के बीच है। 38th पैरेलल नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच है। ओडर नीस लाइन या ऑर्डर नियसे लाइन भी कहते हैं, ये भी जर्मनी और पोलैंड के बीच है। रैडक्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान के बीच है। अब हम कुछ दुनिया भर के इंपॉर्टेंट ट्राइब्स का नाम जान लेते हैं जो मेनली फेमस है कुछ खास स्पेसिफिक जगहों से, जैसे इस्कीमोज ग्रीनलैंड, कनाडा, अलास्का और नॉर्थ साइबेरिया में पाए जाते हैं। कनाडा में भी ये जो ऊपर वाला साइड है उसका नॉर्दर्न साइड है, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। फिर बुशमैन है जो कि कालाहारी डेजर्ट में पाए जाते हैं और ये अफ्रीका में है। फिर एक नाम है इंडिया ट्राइब्स या इंडियन ट्राइब्स भी कहते हैं। अब इंडियन सुन के इंडिया मत टिक मार देना, ये अमेजन बेसिन में पाए जाते हैं, यानी ब्राज़ील का जो रीजन है वहाँ पे।
इन साउथ अमेरिका। ज़ूलू एक ट्राइब है, ये साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। उसी तरह मसाई नाम का एक बेहद फेमस ट्राइब है, वो ईस्ट और सेंट्रल अफ्रीका में पाया जाता है। फिर एक ओरांग ट्राइब है, ये खास तौर पे मलेशिया में पाए जाते हैं। उसके बाद बेडुइन ट्राइब एक बेहद फेमस नाम है, ये भी सहारा और मिडिल ईस्ट वाले रीजन में पाए जाते हैं। रेड इंडियंस नाम के एक ट्राइब हैं, फिर से मैं इंडियंस नाम ले रहा हूँ तो इंडिया नहीं मार्क करना है, ये नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। ठीक है, इंडियन ट्राइब सिर्फ इंडिया ट्राइब सिर्फ बोले तो अमेजन बेसिन करना, और रेड इंडियन बोले तो नॉर्थ अमेरिका करना। चलिए, इसी के साथ जो हमारा बेसिक जियोग्राफी का रिवीजन है वो पूरा हो गया। बीपीएससी के एग्जाम के बाद हम जियोग्राफी को कंप्लीटली पढ़ेंगे, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विथ कंप्लीट डिटेल। आप वहाँ जुड़िए मेरे साथ, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब हम फिर से प्रॉपरली पढ़ें तो तैयारी पूरी हो आपकी, कंप्लीटली आप सब कुछ सीख लें। ठीक है, तो इसके लिए सब्सक्राइब करना बेहद ज़रूरी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जैसे ही सब्सक्राइब करिएगा एक बेल का आइकन आएगा, बेल के आइकन को दबाइए, उसमें ऑल सेलेक्ट करिएगा और उससे आपको जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूंगा आपको पता हो जाएगा। चलिए, इसके साथ हम ये वीडियो यहाँ एंड करते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में जो इंडियन पॉलिटी के ऊपर होगा, और साथ साथ में जल्दी ही हिस्ट्री के ऊपर भी वीडियो आने वाला है। तो आप बस सब्सक्राइब करके रखिए और तैयार रहिए। धन्यवाद।